उसको समझने की ज़रूरत हमें है कि आडवाणी जैसा शख्स जो 80 की उम्र पार कर चुका है, उसको भी इस नए मीडियम के जरिए अपनी बात रखने की ज़रूरत पड़ती है। अमिताभ बच्चन जैसा आदमी रात के अकेले में जब खुद के साथ खुद की बात कर रहा होता है, उस समय अपनी ज़िंदगी के वो सारे हिस्से जो चाहता है कि लोग जाने, वो लिखता है। वो शायद कभी इंटरव्यू में नहीं कह पाए, वो शायद कभी अखबार टेलीविज़न में नहीं कह पाए, वो इस माध्यम के जरिए रखता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी तक जो हमारे पारंपरिक माध्यम रहे हैं कम्युनिकेशन के, उनमें सवाल जवाब की गुंजाइश रहती है। आप पूछते हैं, हम लिखते हैं। लेख जो होते हैं, लेखों में भी बहुत हद तक खींच तान करके लिखने की ज़रूरत पड़ती है, और मुझे लगता है कि उसमें एक अजीब तरह की बौद्धिक खदबदाहट रहती है। अपनी सहजता, अपनी निजता, इन दोनों को अगर आप रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन माध्यम है, जिसको आप ऑनलाइन मीडियम कहते हैं। ने क्रांति की, लेकिन बाद में आपने देखा कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाओं में कोलाबिलिटी के वर्जन्स हैं। पाकिस्तान तक में वो किसी न्यूज़ चैनल की पैदाइश नहीं था, वो किसी फिल्म की पैदाइश नहीं था। कुछ दोस्तों की मस्ती थी और मस्ती में उसने यूट्यूब पे डाला, उसके बाद लोगों को पसंद आया और दुनिया भर में छा गया। उस जिंदगी को यूं उतार देने का मन करता है, लगता है कि यार दोस्त देख लें तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं सोशल जो आपका ऑनलाइन मीडिया। दूसरा मिसाल एक और मैं देना चाहूँगा कि एक श्रद्धा वर्मा नाम की एक लड़की है, आपने सुना होगा, देहरादून की लड़की है और वो बहुत ही कमज़ोर तबके से आती है, मध्यम वर्गीय परिवार से आती है, गिटारिस्ट है। उसने एक धुन कंपोज की और उसको उसने यूट्यूब पे डाला। 3 लाख से ज़्यादा हिट्स थे, तो हिंदुस्तान में लोगों ने जाना कि अरे यार ये कोई बड़ी फनकार है। और उतने हिट्स हिंदुस्तान में उस दौर में कभी किसी के एल्बम के लिए या कॉम्पोजिशंस के लिए नहीं रहे। तो ये कितना मजबूत माध्यम है, यह बता रहा था मैं इन कुछ वाक्यों के जरिए। ये बड़ा जरूरी है कि हम समझें कि कितना मजबूत माध्यम है। अब हम सेंसरशिप की बात करते हैं। किस तरह की सेंसरशिप होनी चाहिए? हमारे कुछ दोस्तों ने या यहाँ पर चर्चा में चला कि जिस तरह की बात हो रही है कि आपके कहने के अधिकार पर रोक है। अगर कहने के अधिकार पर, लिखने के अधिकार पर, असहमति के अधिकार पर रोक है तो बड़ा सवाल है। सरकार की मंशा ऐसी ही रही है। कपिल सिब्बल साहब का विरोध हुआ, उसके पीछे की वजह भी यही थी कि आपने असहमति के अधिकार, जो कि लोकतंत्र में बुनियादी अधिकार का हिस्सा होता है, उस पर रोक लगाने की कोशिश की। ना तो हम क्यूबा होना चाहते हैं, ना ही हम नॉर्थ कोरिया होना चाहते हैं, ना ही चाइना की टोटलिटेरियन रिजीम का हिस्सा होना चाहते हैं। वैसा नहीं है। और हिंदुस्तान में एक जमहूरियत लोकतंत्र है जिसमें वैसे लोग हैं जो जानते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी या व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उस की अपनी अहमियत है, और उस पर किसी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। उस पर किसी तरह की बहस, असहमति, ये मेरा राइट है। अगर मैं कुछ भी कहता हूँ या आपसे मेरा विरोध है, आपसे मेरी असहमति है, तो उसके लिए मेरे पास तर्क होंगे, उसके लिए मेरे पास साक्ष्य होंगे, उसके लिए मेरे पास आधार होगा। बिना आधार के मैं आपका विरोध या मैं अपनी असहमति जाहिर नहीं कर सकता। और सरकार की मंशा पर हम सवाल खड़ा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह का एक्सेस और जिस तरह के कॉन्टेंट आज की तारीख में हमारे पास है, उस कंटेंट पर हमको विचार करना चाहिए, और बहुत ही उदार होकर विचार करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि अरे यार कंटेंट पर रोक लगाने का अधिकार किसने दिया है? क्या दुनिया भर की चीज़ें जो बाढ़ का हिस्सा हैं, जो यही लावारिस हमारे पास चली आ रही हैं, वो सीधे हमारे तक पहुंच जाएं? क्या ज़रूरी है? आप अपने किसी भी वेबसाइट पर आइए, आपके वेबसाइट्स पर क्या इमोरल चीज़ें नहीं हैं? क्या वैसी चीज़ें नहीं हैं जिसको आप ऑफ स्क्रीन कहते हैं? क्या वैसी चीज़ें नहीं हैं जो आपकी कल भावी पीढ़ी को डेविएट, डाइवर्ट कर सकती हैं? अगर उन चीज़ों की फिल्ट्रेशन के लिए कोई कानून बनता है तो हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक्सेस टू कंटेंट, वो कंटेंट क्या है, इस पर बहस हमारे लिए होनी चाहिए कि हम क्या, हमने एक बहस
बिना लगाम के, बिना सीमा के छोड़ दी है कि सरकार या व्यवस्था हमें रेगुलेट करना चाहती है, हमें रोकना चाहती है। मैं कहता हूं कि नहीं, हमें इस बात पर जरूर इस बहस को हमको दो टुकड़ों में रखना चाहिए। वो हिस्सा जिस पर रोक किसी भी तरह से नहीं लग सकता है। जमहूरियत में, लोकतंत्र में बोलने या विचार रखने की आज़ादी की जितनी भी सीमा जहां तक जाती है, वहां तक वो आज़ादी हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन ऑब्सनिटी, इमोरल कंटेंट, एंटी नेशनल कंटेंट, विशिएटेड कंटेंट, क्या इस तरह के कंटेंट तक हर किसी का एक्सेस जरूरी है कि हो? तो इसलिए मुझे लगता है कि रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कंटेंट का एक सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन इस बारे में मैं 100% सबसे सहमत हूं कि किसी भी लोकतंत्र में और खुले समाज में विचार पर, विरोध पर, असहमति पर किसी तरह की कोई भी रोक बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए हमारे देश में एक जागरूकता की जरूरत है। असीम का केस अभी इन्होंने जिक्र किया, असीम के केस के साथ मैं इसलिए भी सहमत हूं कि आप देखिए कि असीम को किस तरह से पहचाना गया है। सीरिया के कार्टूनिस्ट के साथ असीम को खड़ा करके उनको सम्मानित करने की कोशिश की जा रही है, सितंबर में होगा। ये ऑनलाइन मीडिया की ताकत है कि आपके गांव कस्बे नहीं, आपके देश, आपके राज्य के भीतर नहीं, बल्कि सरहदों के पार जाकर के दुनिया भर के लोग पढ़ते लिखते हैं, समझते हैं और आपके साथ अपने विचार शेयर करते हैं। ताकत कि किस तरह के कंटेंट पर रोक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त ना करें। पिछले देश में बौद्धिक चर्चाएं लगातार चलती रहती हैं और सहमति असहमति का दौर चलता रहता है। मुझसे बहुत सारे लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हर राष्ट्र की अपनी एक अस्मिता है, उसकी पहचान है, उसकी पारंपरिक पृष्ठभूमि होती है और पृष्ठभूमि के भीतर उसका संस्कार होता है और वो टूटता है तो उसकी पहचान कहीं ना कहीं संकट में आती है। हमको इसको भी एक बार सोचना चाहिए। असहमति जहाँ होती है वो समाज ज़्यादा गतिमान होता है, इसमें कोई शक नहीं है। असहमतियाँ हों, लेकिन इस तरह की कोई भी रोक, कोई भी बंदिश, कोई भी पहरा जो हमारे बोलने या लिखने या असहमत होने के अधिकार पर सवाल खड़ा करता हो, उसका हमें विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया राणा रतन। एक बहुत ही ज़रूरी बात इन्होंने कही कि अब जिसके बारे में लिखा जाता है वो भी अपनी बात रख सकता है। ये दरअसल ये इशारा उस तरफ है जहां मेन स्ट्रीम मीडिया में पाठकों या दर्शकों का जो बात हो जाती है